तो बेटा अब अपने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये अपन नेक्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, अपना स्टेज 3 की बात करेंगे। स्टेज 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। तो स्टेज 3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ही देखिए क्या बोल रहा है। विच ग्राफ शोज हाउ द एनर्जी ई ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। बेटा आपको पता है ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य फोटोन के लिए क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। तो इस फॉर्मूले से मैं बोल सकता हूं E और लेमडा आपका क्या होगा, इनवर्स होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो बेटा आपका इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये बेटा आपने मैथ्स में और फिजिक्स में देखा हुआ है। यदि ये E है आपका और ये आपका लेमडा है तो इसका ग्राफ ये आएगा। इस ग्राफ को बोलते हैं इनवर्स के लिए ग्राफ होता है, व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ होता है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अपन बात करें तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका ऑप्शन नंबर 4 बेटा करेक्ट होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो दे रहा है वो तो समानुपाती के लिए दे रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो नहीं है। सेकंड ऑप्शन बेटा अपना हाइपरबोला के लिए, ऐसा नहीं होगा, वो पावर के लिए होता है, चरघातांक एक्सपोनेंशियल पावर के लिए होता है, वो गलत है। थर्ड भी अपना एक्सपोनेंशियल पावर के लिए होता है, चरघातांक रूप के लिए होता है, जैसे e टू दी पावर 10⁻⁻ इतना, उनके लिए होता है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत है। फर्स्ट इसलिए गलत है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, जबकि हमने देखा यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ तो इनवर्सली आया है, व्युत्क्रमानुपाती आया है। तो इसलिए बेटा अपना इसका कौन सा करेक्ट होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होना चाहिए। तो इसका बेटा आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है, किस तरीके से अपन इसके क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं। डन बेटा। क्वेश्चन 2 बोल रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट इज गिवन बाय दिस। nth कक्षा में एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, कितनी दे रखी है देखिएगा, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपको दे रखा है बेटा, ये हमको पता है, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहां पे आपको बोला है जेड एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, और आपको पूछा है ई और जेड स्क्वायर में ग्राफ क्या होगा जब एन कांस्टेंट है। बेटा मैं ये बोल सकता हूं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर जाएगा जब क्या है आपका एन कांस्टेंट है, ये आपको पता है। तो जब बेटा एन कांस्टेंट है, ये हट गया, ये चीज हट गई, तो ई माइनस जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सही बात है क्या बेटा। तो ग्राफ की अपन बात करें तो बेटा ये ग्राफ तो वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आकर के बेटा ग्राफ हमारा ऐसा आएगा। क्यों आएगा बात कर लेते हैं। बेटा ये ग्राफ नीचे की साइड क्यों आया, सर ये ग्राफ तो ऊपर की साइड आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ई नीचे होने के बजाय ऊपर होना चाहिए। बेटा इसका कारण है यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, बेटा नेगेटिव के कारण डायरेक्शन चेंज हो गई, प्लस अक्ष की बजाय माइनस एक्सिस में अपना ग्राफ कन्वर्ट हो गया। ग्राफ अभी भी वही रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल समानुपाती का रहेगा, लेकिन ऊपर की बजाय ये ग्राफ नीचे आएगा। क्यों आएगा इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए आपका ग्राफ चेंज हो गया है। समझ में आती है क्या बात बेटा। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 आपको बोल रहा है द एनर्जी ऑफ अ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ सर्टेन एटम आर ई 4e/3 और 2e है। अ फोटोन वेवलेंथ लैम्डा इज एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन दिस देन व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एमिशन ट्रांजिशन सेकंड टू 1। देख लेते हैं बेटा। आपको आज जो एनर्जी हम मान के चलते थे, ये n इज इक्वल टू 1, 2 और 3 में, उनकी एनर्जी हमको पता होती थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे होती थी। आपको वो एनर्जी नहीं माननी है, आपको बता दिए इसकी एनर्जी आप मान के चलो E, इसकी एनर्जी आप मान के चलो 4e/3 और इसकी एनर्जी आप मान के चलो 2e है। डन। और आपको बोला एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ लेमडा है, तरंगदैर्ध्य लेमडा है, 3 से 1 में आ रहा है। एक फोटोन जब 3 से 1 में आ रहा है तो उसके लिए जो वेवलेंथ है वो लेमडा दी है, वो आपको बोला है। तब आपको पूछा है कि जब ये फोटोन 2 से 1 में आए, 2 से 1 में आए तो उसके लिए जो लेमडा डैश है वो क्या होगी, ये बेटा आपसे पूछा है।
बेटा इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं करके आप इसका थोड़ा सा मेथड, ये वाला भी सही होता, लेकिन जब अपन बेटा यहाँ पे तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, यहाँ पे फोटोन की बात की है, एमिशन की बात की है, तो इसको बेटा आप थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करो। देखो एक बार समझाता हूं मैं बेटा। इसमें एनर्जी गैप कितना होगा, इसमें 2e में से e गया तो e आएगा। इसमें एनर्जी गैप कितना होगा, 4e/3 में से e गया तो e/3 आएगा। बेटा आपको एक चीज पता है, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू SC/λ। तो बेटा दोनों ट्रांजिशन के लिए अलग अलग अपन इक्वेशन बना लेते हैं। डेल्टा E कब बेटा, जब अपन आ रहे हैं E3 में से E1 तो आया अपना SC/λ। E3 माइनस E1 कितना आया है बेटा, E3 माइनस E1 आया है आपका E, ये आपको पता है। E3 दिया है 2E, ये दिया E, तो कितना आ गया, E आ गया SC/λ। इसे बोल दिया इक्वेशन 1। डन बेटा। दूसरा आ जाओ, ये ट्रांजिशन बेटा अपन ने बात की जब इलेक्ट्रॉन 3 2 बन गया। आज हम बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन 2 से बन गया तो क्या आएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू SC/λ डैश मान लो। E2 कितना है आपका 4e/3 है, ये कितना है E SC/λ डैश। बेटा इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा E/3 SC/λ डैश। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बेटा इन दोनों को आप डिवाइड लगा लो, जैसे ही डिवाइड लगाओगे तो देखो क्या आएगा, अपन ने किया इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, जैसे ही किया तो देखो बेटा क्या आएगा, आपके पास आएगा E इज इक्वल टू SC/λ, और सेकंड इक्वेशन आई E/3 इज इक्वल टू SC/λ डैश। समझ में आ गई बात। तो SC से SC गया, E से E गया, ये 3 ऊपर आ गया, तो 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया λ डैश अपॉन λ, तो यहां से λ डैश आपके पास कितना आएगा 3λ आएगा। समझ में आ गई बात। तो वो वाली इक्वेशन इधर इसलिए नहीं अप्लाई हुई बेटा क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बात कर रहे हैं, और फोटोन के लिए हमारे को पता है, फोटोन के लिए ये वैलिड होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फोटोन के लिए जब बात करते हैं तो बेटा ये होता है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए होता है, ये फोटोन के ट्रांजिशन के लिए है। इतनी बात क्लियर है बेटा। चले आगे। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन 3 का ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए 3λ। डन। आगे की बात देखते हैं। फर्क समझ में आ गया होगा, वो वाला क्यों नहीं हुआ था बेटा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की बात की जाती है, यहाँ पे फोटोन के लिए बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। यहां पे बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है देखिएगा, द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम अ P3 कॉन्फ़िगरेशन इज। बेटा टोटल स्पिन पूछा है, कुल चक्रण पूछा है, तो देखिए पहले तो P3 की बात करूं, ये आपका बेटा P3 है। P3 हुंड रूल से भरो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे देखिएगा, तो यहां से आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लग गया 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पे हमको पता लग गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 3 है। तो टोटल स्पिन की बात करूं मैं, टोटल स्पिन बोलो या कुल चक्रण बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल स्पिन कुल चक्रण का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इंटू हाफ। तो यहां से बेटा आप जब चेक करोगे तो कितना आएगा, हाफ इंटू 3, तो आपको मिलेगा 3/2। तो इसका बेटा आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। तो अपना जो स्टेज 3 का क्वेश्चन 4 है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो आज के बाद याद रखें, टोटल स्पिन बोलूं या कुल चक्रण बोलूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब हाफ इंटू कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है क्या बात बेटा। क्वेश्चन 4 के बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5 बोल रहा है द ऑर्बिटल हैविंग m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू बोल दिया बेटा -2 है, शुड नॉट बी प्रेजेंट इन फॉलोइंग सबशेल। बेटा m-2 है तो l की वैल्यू डेफिनेटली 2 रही होगी, क्योंकि L 2 होता है तब m-2 आ सकता है।
क्योंकि एल और एम में हमें रिलेशन पता है, माइनस एल से 0 से प्लस एल, ये एक रिलेशन होता है, ये आपको पता है। डन बेटा। तो L2 रहा होगा, और L2 रहा होगा तो बेटा ये डी सबशेल के लिए भी सही बात कर सकते हैं अपन, डी सबशेल हो सकता है, ठीक है बेटा। लेकिन ये अपने पक्की बात है, P नहीं हो सकता बेटा, ये P सबशेल नहीं हो सकता। P क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि P के लिए L आएगा 1 और L1 आएगा, तो उसके लिए M-1 0 + 1 हो सकता है, बट -2 नहीं हो सकता। तो ये अपना P सबशेल भी नहीं हो सकता, S भी नहीं हो सकता। क्योंकि S होता तो S क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि S के लिए L 0 होता है और उसमें M कितना आता है? 0। तो ये S और P कक्षक ऑर्बिटल नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए M-2 नहीं हो सकता है। तो बेटा इधर ऑप्शन में S नहीं दे रखा है, P दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टेज 3 के क्वेश्चन 5 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों गलत होंगे। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा मैं इसमें बात कर सकता हूं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है देखिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। एक उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा दी जाती है? तो बेटा आपको पता है कि जब L की वैल्यू गिवन हो और फिर एक सबशेल के लिए बात कर रहा है और फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, तो फॉर्मूला आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुल इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2 × 2l + 1। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4l + 2। समझ में आ गई बात बेटा? तो क्वेश्चन 6 में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 4l + 2 कुल इलेक्ट्रॉन संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 2 × 2l + 1। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? क्वेश्चन 7 में बात करें क्या आएगा देखिएगा। क्वेश्चन 7 बोलता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है? तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन नो नेगेटिव चार्ज। एक परमाणु के नाभिक में कोई ऋणावेशित चार्ज नहीं होता। ये बात तो सही है, लेकिन ये पाउली ने नहीं कही थी, और हमसे पूछ रहा है पाउली ने क्या बोला, उसकी बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, अपना आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन बोलता है इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। सेकंड ऑप्शन बोलता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ये बात सही है, लेकिन पाउली ने नहीं बोली थी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये अपना आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन बोलता है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कक्षक की न्यूनतम ऊर्जा को बढ़ता है। सही बात है, लेकिन ये पाउली ने नहीं बोला था। फोर्थ ऑप्शन बोलता है ऑल दी 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट बी इक्वल। सही बात है बेटा, ये स्टेटमेंट हमको पाउली ने दिया था। पाउली ने क्या बोला था कि जब अपन एटम के लिए बात करें, एक एटम के लिए एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम से नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकती। मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होगी। मैक्सिमम 3 टाइप की क्वांटम नंबर सेम हो सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम नंबर अलग होगा ही होगा। मतलब N, L, M और S के लिए हम बोले कि चारों वैल्यू किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती बेटा। चारों वैल्यू किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम कभी भी नहीं होगी। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद बेटा अपन बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। 7 हो गया है, 8 के लिए देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ n + l इज मोर देन 3 एंड लेस देन 6। n + l की जो वैल्यू है 3 से तो ज्यादा है और 6 से कम हो। इक्वल नहीं बोला है, ये नहीं बोला है 3 के बराबर या ज्यादा। 3 से तो ज्यादा हो, 3 भी नहीं हो सकती, और 6 से कम हो, 6 भी नहीं हो सकती। तो n + l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इनके बीच में? तो n + l की वैल्यू इनके बीच में बेटा एक तो आपकी 4 हो सकती है और एक आपकी 5 हो सकती है। ये 2 वैल्यू होगी, क्योंकि 3 और 6 इंक्लूड नहीं है। तो बेटा ऐसे कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है? ऑर्बिटल का मतलब कक्षक, ऐसे कितने कक्षक पॉसिबल है? तो बेटा ऐसे n + l की वैल्यू 4 और 5 के लिए चाहिए। तो मैं बेटा 4 और 5 के लिए बात करूं तो देखो 4s हो सकता है। इसमें n + l की वैल्यू देखोगे तो 4 + 0 4 आएगी। 3p हो सकता है। इसमें देखोगे तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, तो 3 और 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इधर तो ये 2 ही होंगी। इधर देखो 5s हो सकता है। n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, 5 और 0 5 रहेगा।
4p हो सकता है, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, तो 4 और 1 5 आ गया। इसके अलावा आप बात कर सकते हो 3d, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, तो 3 और 2 5 हो सकता है। तो n प्लस l की वैल्यू 4 और 5 वाले कितने ऑर्बिटल है देखो, एक तो s का ऑर्बिटल आ जाएगा, 3 इसके आ जाएंगे, 1 और 3 4, एक इसका 5, 3 इसके 8 और 5 d में ऑर्बिटल होते हैं 13। तो टोटल आपके पास 13 ऑर्बिटल, 13 कक्षक होंगे जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 से तो ज्यादा आएगी, 6 से कम आएगी, मतलब जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 और 5 होगी। ऐसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कुल कक्षक कितने आएंगे, 13 आएंगे। तो बेटा इसका 13 आंसर आना चाहिए। तो स्टेज 3 के क्वेश्चन 8 का थर्ड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है, 13 आएगा। समझ में आ गई बात? तो एक बार इसको रफ करते हैं, बाकी की आगे बात देखते हैं। तो बेटा अपना क्वेश्चन 8 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट था, 13 जिसका आंसर आ रहा था, 13 आ रहा था। अब बेटा क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोलता है, एक बार देखते चलिएगा। क्वेश्चन 9 बोल रहा है बेटा, एन एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन इन इट्स m शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन n शेल, ग्राउंड स्टेट, देन आइडेंटिफाई द एलिमेंट। तो बेटा हमको बोला है m शेल में तो है इसके 13 इलेक्ट्रॉन, n शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा? तो बेटा एक एक ऑप्शन आपको चेक करना है। आप पहले आइए फर्स्ट ऑप्शन क्रोमियम पे। बेटा ऑप्शन चेक कर रहा हूं, ऑप्शन चेक के अकॉर्डिंग अपन बात करें फर्स्ट ऑप्शन की। तो ऑप्शन 1 दे रखा है आपको क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा इसके अकॉर्डिंग बात करूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, यही होगा बेटा। तो हमको पता है बेटा ये तो होगा आपका k, फर्स्ट शेल बोलो या k बोलो, ये होगा आपका l। बेटा इसको मैं ऐसे लिख दूं जिससे थोड़ा सा कंपैरिजन करना इजी हो जाए, ये होगा आपका m और ये होगा आपका n। सही बात है बेटा, KLMN यही होंगे। बेटा यहाँ पे बात करूं m में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसको काउंट करो। तो बेटा इनको काउंट करा अपन ने, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 और 6 8 और 5 13, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे। n में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है अपना। तो बेटा आगे के ऑप्शन आप चेक करोगे, आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, कॉपर हुआ, तो उनमें बेटा आपको ऐसा नहीं मिलेगा। चाहो तो अपन चेक कर सकते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, मैं बता देता हूं आगे भी। आयरन बोला, आयरन का मतलब Fe 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 होता है। बेटा ये आपका K हो गया, इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। तो यहां बेटा M में इलेक्ट्रॉन है 6 6 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन है, और N में है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, और हमको तो 13 और 1 चाहिए, तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में आ जाओ। थर्ड ऑप्शन बोलता है मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो 25, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2, 3d5, 4s2। तो बेटा ये आपका फर्स्ट हो गया K, ये आपका L हो गया,
ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया। तो बेटा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन बात करें तो ये तो आएंगे 13 इलेक्ट्रॉन, ये आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो यहाँ पे बेटा टोटल अपन बात करें तो ये ऑप्शन 3 भी हमारा रॉन्ग है, होना चाहिए 13 और 1, तो 13 तो है 1 नहीं है। ऑप्शन 4 की बेटा मैं बात करूं, ऑप्शन 4 बोल रहा है बेटा कॉपर 29, तो इसका बात करूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो इसमें बात करो बेटा ये तो हो जाएगा K, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा N। तो यहाँ पे बेटा M की बात करूं तो आपके पास आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और N की बात करूं तो ये आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी रॉन्ग है, हमें तो 13 और 1 चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा? ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। डन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। 10 क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आपको बोल रहा है इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगा? आपको बोला है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स इक्वल है, स्थिति और संवेग में अनिश्चितता इक्वल है, ये हमको दिया है। तो आपको पूछा है संवेग में अनिश्चितता क्या होगी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगा? बेटा हाइजेनबर्ग से आपको पता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स h/4 होता है, ये हमें पूछा है तो इसको हटा दो, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी एक्स रख सकते हो। तो डेल्टा पी एक्स h/4। आप बोलोगे सर डेल्टा पी को हटा देते, एक्स लिख देते। बेटा पूछा आपसे क्या है? डेल्टा पी एक्स। तो जो पूछा है वो तो पिक्चर में रहना चाहिए ना, आप उसको भी हटा दोगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो बेटा यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू h/4। यहां से आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो डेल्टा पी एक्स रहेगा, अंडर रूट हो जाएगा h/4 का, जैसे अंडर रूट करोगे 1/2 h/π। ये आपका बेटा आंसर होगा। डन। तो क्वेश्चन 10 का बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/2 रूट में h/π। तो क्वेश्चन 10 का आपका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट आना चाहिए। डन। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। क्या कहता है? आपको बोल रहा है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डबल देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यदि कण की गतिज ऊर्जा दुगुनी कर दें तब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो बेटा पहले तो अपन को गतिज ऊर्जा और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य में संबंध देखना है, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन देखना है। तो बेटा किसी पार्टिकल के लिए जब बात करें तो ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/रूट में 2m/ke। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ke क्या है बेटा? यहाँ पे ke है आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। डन बेटा। तो यहाँ से आपको लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन मिल गया। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो? लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के रूट के। डन बेटा। और आपको क्या बोला है? जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी को जब डबल कर दोगे तो रिलेशन देख लो, λ1/λ2, काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 का अंडर रूट। तो बेटा यहां से अपन बात करें λ1/λ2, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो तो ये 2 आ गया, ये 1, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी गया। तो बेटा यहां से अपन बोल सकते हैं λ2 कितना हो जाएगा? λ1/√2। तो पहले वाली लैम्डा का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा λ2। इसका मतलब क्वेश्चन 11 का बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? डन। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें अपन इसके बाद बेटा अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। आपको 4f कक्षक दिया है, इसके लिए चारों क्वांटम नंबर लिखने हैं। तो बेटा आगे लिखा हुआ नंबर तो मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है,
जो कितना हो जाएगा 4। एफ के लिए बेटा एल की वैल्यू पता होनी चाहिए 3, एम की वैल्यू बेटा क्या होती है माइनस एल से प्लस एल, तो आएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। एस की वैल्यू की बात करूं बेटा, एस की वैल्यू कोई भी इलेक्ट्रॉन हो 2 स्पिन की वैल्यू बताती है, या तो +½ या बेटा -½ करेक्ट है बेटा। तो क्वेश्चन 12 में मैं बात करूं तो बेटा आपका देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन n = 3, l = n = 4, l = 3, m = +4। नहीं बेटा, m आपका -3 से +3 के बीच में हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन बोलता है n = 4, l = 4, गलत बात है बेटा, l 4 नहीं हो सकता, f के लिए l 3 होगा, और वैसे भी n और l इक्वल नहीं होते, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन की बात करूं n = 4, l = 3, m = +2, s = +½ ये बात सही है बेटा, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है। फोर्थ भी देख लो, n = 3 गलत बात है बेटा, 4f है तो n = तो 4 होगा ही होगा। तो बेटा क्वेश्चन 12 जो स्टेज 3 का है, इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए। n 4 होगा, l 3 होगा, m +2 होगा, और s आपका +½ आएगा। तो क्वेश्चन 12 स्टेज 3 में आपका ऑप्शन 3 बेटा करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो एक बार इसको रफ करते हैं, आगे की बात करते हैं फिर अपन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 13 में आ जाओ। ये 13 क्वेश्चन बेटा आपका आई थिंक सेकंड या थर्ड टाइम आ रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज को समझे, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फॉर्मूला है। आपसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है? द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। डी कक्षक में कक्षकीय कोणीय संवेग, तो कक्षकीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है l+1 h/2π। बेटा डी ऑर्बिटल के लिए बात कर रहे हैं, फॉर डी ऑर्बिटल, डी कक्षक, तो याद रखें डी ऑर्बिटल के लिए बेटा एल की वैल्यू 2 होती है, तो बेटा ये क्या आएगा μl आ जाएगा आपका 2 + 1 h/2π, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा √6 h/2π। डन बेटा, तो √6 h/2π आएगा। तो क्वेश्चन 13 का फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन 14, क्या बोलता है देखिएगा। क्वेश्चन 14 बोल रहा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, चार्ज इज e, एक्सिलरेट किया है रेस्ट से पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट तक, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके लिए बेटा बात कर रहा है। तो बेटा क्वेश्चन 13 के लिए देखिए आपको 2 फॉर्मूले पता है क्या? एक तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है ½mv²। बोलो बेटा सही बात है क्या? एक तो इक्वेशन ये। एक आपको पता है बेटा v = फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो v = w/q या w = qv। बेटा ये तो v वेलोसिटी है, वेग है, ये v पोटेंशियल है, विभव है। बेटा W मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इसके भी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इसके भी इक्वल है, तो बेटा इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो क्योंकि ये इक्वल है। तो इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2 करूं तो मैं बोल सकता हूं QV = ½mv²। यहाँ पे V पोटेंशियल विभव की बात कर रहे हैं, जबकि स्मॉल v वेलोसिटी वेग की बात कर रहे हैं। तो यहां से बेटा जब इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज कितना मान ले E, तो इस Q की जगह क्या पुट कर दें E।
तो यहां से बेटा यदि अपन वेलोसिटी की बात करें, v की बात करें, तो यहां इसके अकॉर्डिंग v कितना आएगा, इसके अकॉर्डिंग v आएगा 2qv बाई m का रूट, और qv की जगह क्या लिख सकते हो, ev लिख सकते हो। तो 2ev बाई m का रूट आएगा, तो आपका ये वेलोसिटी, ये चाल का फॉर्मूला होगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन 14 का पता लग गया। थर्ड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन 15 की बात करें तो क्वेश्चन 15 को देखते हैं, देखे देखे क्या बोल रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्राफ फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वर्सेस जेड एंड एन। इनकरेक्ट पूछा है बेटा, पहली बात तो ये याद रखिएगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, वेग का क्या होता है, जेड अपॉन एन गुणा 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यहां से पता लगा वेलोसिटी जेड के तो प्रोपोर्शनल है एंड एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और शेल नंबर कोश संख्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा इनमें ग्राफ देखें तो बेटा v और z में ग्राफ देखूं मैं, तो v इधर ले लूं, z इधर ले लूं, तो ये तो ग्राफ आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन। और इधर ग्राफ की बात करूं मैं बेटा, ये आपका v, ये आपका n, तो यहां ग्राफ बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ग्राफ देख लो, v और n का ग्राफ कौन सा है। तो बेटा इनकरेक्ट पूछा है, एक तो क्वेश्चन को सही से पढ़े, गलत पूछा है, सही नहीं पूछा। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन v और n में ऐसा आ रहा है, सही बात है, और हमसे गलत पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड बात करें, v और 1/n में देखूं मैं बेटा, यदि इसे v मान लूं और इसे 1/n मान लूं, तो इनमें ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, हमसे गलत पूछा है तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन v और z में ऐसा ग्राफ है, हमें पता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन v और n का ग्राफ ऐसा, गलत बात है बेटा, v और n का ग्राफ तो ऐसा आएगा, इनवर्स का आएगा, व्युत्क्रमानुपाती आएगा, परवलयाकार पैराबोला आएगा। तो बेटा क्वेश्चन 15 में गलत पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, तो इसका ऑप्शन 4 बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या बोलता है 16। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इन हाइड्रोजन एटम। तो बेटा इसको मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले आपको बेटा कुछ चीजें पता होनी चाहिए। बेटा अपन जब सीरीज की बात करते हैं, श्रेणी की बात करते हैं, तो कुछ श्रेणी और उनके रीजन, क्षेत्र पता होने चाहिए, और ये रीजन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। तो बेटा सीरीज और रीजन की बात करें तो लाइमन सीरीज की बात करूं तो रीजन रहेगा अल्ट्रावायलेट रीजन, पराबैंगनी। उसके बाद बेटा मैं बामर की बात करूं तो बामर सीरीज के लिए रीजन रहेगा विजिबल, दृश्य क्षेत्र रहेगा। उसके बाद बेटा लाइमन बामर के पास पाश्चन की बात करूं तो बेटा पाश्चन श्रेणी के लिए रीजन रहेगा इंफ्रारेड, अवरक्त। उसके बाद पाश्चन के बाद बेटा बात करूं ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट के लिए भी इंफ्रारेड। फिर बात करूं फंड की, फुंड जो बोलते हैं, उसके लिए भी इंफ्रारेड। बेटा ये रीजन डायरेक्ट पूछ लेता है, याद रखिएगा। डन। तो क्वेश्चन 16 में देखिएगा, लाइमन सीरीज के लिए क्या आएगा बेटा, लाइमन सीरीज के लिए आएगा आपका अल्ट्रावायलेट, और याद रखना है इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जब फर्स्ट में जाता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में जाए, फर्स्ट कक्षा में जाए, ग्राउंड स्टेट में जाए, तो वो अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो इसलिए बेटा 1 का तो होना चाहिए RS, 2, 3, 4 तीनों का देख लेते हैं। ये 1 है अपना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 का तो RS आएगा, 2 का आपका आना चाहिए, बामर का जो बात करते हैं वो आना चाहिए आपका, विजिबल को बोल रखा है इन्होंने P। ये देख लेना नंबरिंग वगैरह भाई कैसे है, मैं बता देता हूं। 2 का आना चाहिए आपका P, 3 और 4 का आना चाहिए आपका Q। समझ में आ गई क्या बात बेटा? इसमें एक नई चीज पता लगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसके लिए N11 होना चाहिए, मतलब यूवी रीजन जो होता है उसे एब्जॉर्प्शन रीजन भी बोलते हैं, ऐसा कह सकते हो आप। जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट शेल में जाता है
तो उसको हम बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आती है। चलो आगे। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। फिर बेटा क्वेश्चन 17 की बात कर रहा है। 17 क्या बोल रहा है? 17 आपको दिया है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m e की पावर x। डन बेटा, h अपॉन 2m e की पावर x। यहाँ पे बेटा x पूछा है, क्या आएगा? तो बेटा ये फॉर्मूला ऐसा होता है, आपको पता है, h अपॉन रूट में 2m के e बोलो के ई बोलो एक ही बात है। तो रूट का मतलब बेटा x कितना हो गया? 1/2। तो x की वैल्यू आपको पता लग गई बेटा 1/2। जब बेटा कोई पार्टिकल, कोई कण गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कौन सी होगी? केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसको चाहे E लिखो या काइनेटिक एनर्जी लिखो, एक ही बात होगी। तो क्वेश्चन 17 में बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बेटा क्वेश्चन 18 में बात करूं, फिर से बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है। P और D इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षक कोणीय संवेग। तो बेटा कक्षक कोणीय संवेग एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा यहां भी देखा था, क्या होता है? L इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 ये फॉर्मूला होता है, फिक्स है बेटा। अब यदि मैं बात करूं P के लिए L की वैल्यू होती है 1 और D के लिए होती है 2। तो बेटा यहां से मैं बात करूं तो म्यू L बात कर रहा हूं, P के लिए कितना आएगा? 1 आ गया। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 तो रूट 2 h अपॉन 2 और म्यू एल डी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं मैं तो डी के लिए आता है L2 होता है, ये आएगा रूट 6 h अपॉन 2 तो बेटा P इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, या तो ऐसा बोलो या इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे बेटा, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? h अपॉन रूट 2 तो बेटा आपके पास आएगा h अपॉन रूट 2 और रूट 6 h अपॉन 2 तो क्वेश्चन 18 का आपका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? तो क्वेश्चन 18 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन 19 की बात कर रहे हैं। 19 क्या बोल रहा है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 14th इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। नॉट एप्लीकेबल बोला है, इस चीज का याद रखें बेटा। पहली बात तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ये 15 के लिए आ गया। अब बेटा 14 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15 तो बेटा इसमें आएगा 14th इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये बात करूं बेटा, ये एक हुंड इलेक्ट्रॉन, हुंड रूल से भरा, तो बेटा ये 13th इलेक्ट्रॉन है, ये 14th इलेक्ट्रॉन है, ये 15th इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भाई 12 तक तो यहाँ ही गया, 13 14 15 तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें है। और ये कौन सा है बेटा अपना? ये 3p3 की बात कर रहे हैं। तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्वांटम नंबर देखूं तो n तो कितना आएगा? आगे लिखा हुआ नंबर 3, l कितना आएगा? 1, p के लिए 1 होता है l, आपको पता है, बोलो सही बात है क्या बेटा? L1 S कितना आएगा बेटा? S आपका बेटा या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ आएगा। M की बात करूं वो माइनस L से 0 से प्लस L होता है, तो मतलब माइनस L1 0 फिर प्लस L ये आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अपन बात करें तो 14th इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखिएगा क्वेश्चन ने बोला नॉट एप्लीकेबल, गलत पूछा है, इस चीज का पहले ध्यान रखें, ये गलती नहीं करें। तो इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0 हो सकती है, तीनों में से कुछ भी, s प्लस हाफ, तो ये तो सही है, हमसे गलत पूछा है तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, s की वैल्यू माइनस हाफ, ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू +1, s की वैल्यू प्लस हाफ, ये भी हो सकता है, तो हमसे गलत पूछा था, ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आ गया जिसमें n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 ठीक है, l की वैल्यू बेटा 0 नहीं हो सकती, p के लिए आपको पता है l की वैल्यू 1 ही होगी, इसलिए गलत है बेटा। गलत क्यों है? क्योंकि यदि 14th इलेक्ट्रॉन बात करें फास्फोरस एटम में तो वहां पे l की वैल्यू
P के लिए 1 होती है, फिक्स होती है, 0 नहीं हो सकती। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है और यही हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा। समझ में आती है बात बेटा। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन 20 की बात करूं। 20 क्या बोल रहा है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन रेडिएशन कंटेनिंग एनर्जी E 4000 एंगस्ट्रॉम, अनदर फोटोन एनर्जी 0.5 E, तो क्या होगा बेटा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, E और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 होता है। तो बेटा पहले एनर्जी E थी, फिर 0.5 E हो गई, पहले वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग थी, लैम्डा 2 आपसे पूछी, इससे ये हटा दो, तो बेटा यहां से आपने लैम्डा 2 देखा तो आपका 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। और बेटा वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जब ऊर्जा आदि करते हैं, एनर्जी आदि करेंगे तो लैम्डा डबल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स है। ई को बढ़ाओगे तो लैम्डा कम, ई को डबल किया तो लैम्डा हाफ, ई को हाफ किया तो लैम्डा डबल, तो ई को हाफ कर दिया है तो लैम्डा डबल हो गया, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग आपका आंसर आएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा। इसमें आप क्वेश्चन 21 और 22 की बात करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 21 की बात करूं, क्या कह रहा है देखो, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटिटी ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी ये। आपको बेटा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दिया है 8 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। बेटा आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, ये रिलेशन पता है, तो यहां से लेमडा क्या आएगा, सी अपॉन न्यू, तो यहां से लेमडा क्या आएगा 3 × 10⁸ और न्यू आएगा 8 × 10⁻15। समझ में आ गई बात बेटा। इसको जब बेटा आप सॉल्व करोगे तो बेटा क्लोजेस्ट पूछा है तो अप्रोक्सीमेटली इसका आएगा 4 × 10⁻1 मीटर। समझ में आ गई बात बेटा। तो बेटा आपसे नैनोमीटर में पूछा है तो इतना नैनोमीटर आएगा। बेटा अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट मान नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इस चीज का याद रखें। अप्रोक्सीमेट पूछेंगे तो बेटा अराउंड आपका इतना आना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा। चलूं आगे। इसके बाद बेटा स्टेज 3 का अपन लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। आपको बोला है 3s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, कक्षकीय कोणीय संवेग बताओ। तो बेटा 3s ऑर्बिटल की जब बात करूंगा तो s के लिए आपको पता होना चाहिए l 0 होगा, सही बात है क्या। और बेटा कक्षकीय कोणीय संवेग मतलब म्यू एल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो फॉर्मूला होता है रूट में l × l+1 h/2π। ये बेटा फिक्स फॉर्मूला है, ये आपको बेटा ध्यान रखना है। तो जैसे ही बेटा 3s के लिए बात करेंगे l 0 है, 0 पुट करोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो कक्षकीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो इसका ये आंसर आएगा। क्लियर है बेटा। s के लिए l की वैल्यू की बात करें तो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ये बेटा आपको पता होना चाहिए। डन बेटा। इस वाले क्वेश्चन में मैं बात करूं आपसे, जब भी अप्रोक्सीमेट की बात करें, आप जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे ना बेटा, तो ये सॉल्व करने के बाद 37 नैनोमीटर आ रहा होगा, लेकिन अपन ने इसे अप्रोक्सीमेटली बात की तो 40 नैनोमीटर मान लिया। 40 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻1 मतलब 10 ही तो हो गया, तो 40 नैनोमीटर आ जाएगा। तो बेटा इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के काफी बार फॉर्मूले आए, लैम्डा काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये सीरीज, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी बोला है, ये नीट का पसंदीदा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। तो याद रखें लाइमन के लिए फिक्स है यूवी होगा, बामर के लिए फिक्स है विजिबल होगा, उसके बाद पाश्चन ब्रैकेट फंड जितने भी हैं उन सबके लिए इंफ्रारेड होगा। यूवी का मतलब पराबैंगनी क्षेत्र, विजिबल का मतलब दृश्य क्षेत्र, इंफ्रारेड का मतलब अवर्त क्षेत्र। और जब अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाइमन की ही बात करते हैं हम, N1 उसमें 1 मान लेते हैं, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट, निम्नतम ऊर्जा स्तर हम उसको 1 मान लेते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए। ये बेटा क्वेश्चन आपको अभी तो मैंने सॉल्व करवा दिया, हमेशा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पता लग रहा है
क्वेश्चन ने सिंपल बोला है, एनर्जी को हाफ कर दिया तो वेवलेंथ डबल हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स होता है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। तो ये बेटा अपनी स्टेज 3 थी, जिसके क्वेश्चंस की बेटा अपन ने बात की है। बेटा अब अपन स्टेज 4 स्टार्ट करेंगे। स्टेज 4 सेक्शन ए सेक्शन बी के बेटा टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल बेटा अपने पास 43 क्वेश्चंस है, ठीक है ना। टोटल अपने पास बेटा 43 क्वेश्चंस है जिनको अपन को चेक करना है। तो इन क्वेश्चंस को अपन करेंगे। तो बेटा आई होप कि आप लोग स्टेज 3 तक 1 2 3 कंप्लीट हो गई, उनको देखोगे पूरा, और स्टेज 4 को बेटा एक बार आप लोग सॉल्व करना। आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तो बेटा प्रैक्टिस नहीं होगी, इस चीज का याद रखना। तो एक बार इन सबको आप सॉल्व करके रखना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टेज 4 सॉल्व करवाऊंगा, वहां पे अपन देखेंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। पहले आप सॉल्व करके रखोगे तो आपको पता होगा कि क्या चीज कैसे अप्लाई करनी है, तो गलती होने के चांसेस बेटा कम हो जाएंगे। और यदि आप खुद सॉल्व करके नहीं रखोगे तो बेटा फिर चीजें इजीली सॉर्ट आउट नहीं होगी। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आती है? पक्का? तो बेटा ये आज अपना स्टेज 3 हो गया। आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातचीत बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें स्टेज 4 सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे और आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉड्यूल सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बताया है। यदि आप थ्योरी पढ़ के एक एक क्वेश्चन करोगे तो बेटा डेफिनेटली श्योर है कि नीट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि बेटा इजी से हार्ड सारे क्वेश्चन आ गए और अराउंड आप देखोगे तो 400 क्वेश्चन अराउंड आपने सॉल्व किए हैं। इसके सॉल्व एग्जाम्पल भी एक बार आप कर लें, जिससे और प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी बेटा दिक्कत आ रही है तो आप पहले थ्योरी क्लियर करें, आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है। समझ में आ रही है बात? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातचीत बेटा अपन कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।